हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है ये भी आपका, और ये इसका थर्ड पार्ट है जो आज हम करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वेंट अप बाय although 3 times. The same applies to the territory sector as well. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in the agriculture, producing only a quarter of GDP. In contrast to this, the secondary and the tertiary sector produce four-fifths of the produce, whereas they employ less than half of the people. Does this mean that workers in agriculture are not producing as much as they could? What it means is that there are more people in agriculture than is necessary. So even if you move a few people out, the production will not be affected. In other words, workers in agriculture sectors are underemployed. देखो बच्चों, जो हमने अभी तक पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था, अगर हम देखें अर्लियर डेटा तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, सर्विस सेक्टर का भी ज़्यादा था, सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी सेक्टर। अगर हम एम्प्लॉयमेंट का कंसिडरेशन करें, मतलब कंपेयर करें, तो इसमें क्या दिख रहा है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्टर्स। तो और लेकिन अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो सर्विस सेक्टर का, और सेकंड हाईएस्ट जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर का, और सबसे कम जो है वो प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंड सर्विस सेक्टर में, और थर्ड है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन तो कम है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर्स। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि बेशक जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है सर्विस सेक्टर में भी और सेकेंडरी सेक्टर में भी, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट उस रेट से नहीं बढ़ा जिस रेट से प्रोडक्शन उन सेक्टर्स में बढ़ा है। तो इसकी वजह से लोगों को जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करना पड़ता है, और प्राइमरी सेक्टर में इसकी वजह से क्या हो जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो इसके दो नाम और आपको याद रखना है, एक तो ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी बात करें तो ये है डिस्गाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा, मतलब जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में काम करें। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर 120 लोग काम कर रहे हैं, तो 20 लोग क्या है, एक्स्ट्रा है, जिनके होने का और नहीं होने पर प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। For instance, take the case of a small farmer, Lakshmi, owning about 2 hectares of unirrigated land, depend only on a rain and growing crops like jowar, arhar. All 5 members of her family work in the plot throughout the year. Why? They have nowhere else to go for work. You will see that everyone is working. None remain idle. I मतलब खाली बैठना. But in actual fact, their labor efforts get divided. Each one is doing same work, but no one is fully employed. This is the situation of underemployment, where people are partly working, but all of them are made to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone where does not have a job is clearly visible as unemployed. Hence it is also called disguised unemployment. इसका मतलब क्या है कि जो लक्ष्मी की फैमिली मेम्बर्स है सारे उसी फार्म में, मतलब उसी लैंड पे काम करते हैं, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। अगर हम
कुछ मान लो 5 लोग हैं, उसमें से अगर हम 3 लोगों को हटा दें, उनको कहीं और काम दे दें, तो वो अपने पोटेंशियल का, अपनी जो उनकी एबिलिटी है उसका वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अभी वो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब हमें अगर हम देखें वैसे तो हमें क्या लग रहा है, अभी 5 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या, कोई भी खाली बैठा हुआ नहीं है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो इसलिए इस कंडीशन को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। Now, supposing a landlord, Sukhram, comes and hires 1 or 2 members of the family to work on this land, Lakshmi's family is now able to earn extra income through wages, since you don't need 5 people to work. After that small plot, 2 people moving out does not affect the production of their farm. In this example, in the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earning of the family would increase, and they would also continue to produce and as much as their land. There are lakhs of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we move a lot of people from the agriculture sector and provide them with the proper work elsewhere, agriculture production will not suffer. The income of the family will take up other work would increase the total family income. This underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who searches for daily employment. They are employed as painter, plumber, repair person and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something, where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they don't have better opportunities. ठीक है बच्चों, तो इसमें भी वही एग्जांपल दिया है कि 5 लोग काम करते कर उसमें से 2 लोगों को हम हटा दें, कहीं और काम दे दें, तो उससे उसके फार्म के मतलब उसके लैंड के प्रोडक्शन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो कुछ और एक्स्ट्रा काम करेंगे, मान लो फैक्ट्री में काम करते हैं या सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, तो उससे जो उनकी फैमिली इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और फैमिली इनकम इंक्रीज़ होने से क्या होगा, उनके लिए जो लाइफ के बेटर ऑप्शंस जो है वो खुल जाएंगे। इसी तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो शहरों में भी देख सकते हैं हम, जहाँ पर पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर करने वाले लोग जो है वो पूरे दिन काम करते हैं, और लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, पैसे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन वो काम करने के लिए मजबूर है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब हमने देखा पढ़ा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा इशू है किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो रूरल एरिया की हम बात करें चाहे वो अर्बन एरिया की बात करें। तो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जा सकती है ताकि लोगों को काम मिले और वो अपना जीवन जो है वो गुजार सके। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर। देयर आर ऑल्सो पीपल who are not employed at all. In what way can one increase employment for people? Let us look at some of them. तो पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों, टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 hectare प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड. द गवर्नमेंट कैन स्पेंड some money or bank can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment of 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizers, applications and harvesting. So 2 more people of the family can employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canal are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है कि जो लक्ष्मी जैसे फार्मर हैं उनके पास क्या है, लैंड तो है बट इरिगेशन का जो सिस्टम है वो नहीं है, जिसकी वजह से वो खेती के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, रेन पे डिपेंड करते हैं। अगर गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड कर दे या बैंक से उनको लोन मिल जाए तो वो क्या करेंगे, अपने लिए इरिगेशन का सिस्टम जो है वो डेवलप कर लेंगे, कुआं खोद लेंगे या कैनाल अगर गवर्नमेंट बना दे, तो इससे क्या है
कि वो केवल बारिश पे डिपेंड नहीं है, वो सीज़न के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, फिर खेती कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले वो एक फसल उगाते हैं, अब दो या दो से ज़्यादा फसल उगा पाएंगे, तो ऑलमोस्ट उनके पास क्या हो जाएगा, लगभग पूरे साल का काम जो है उनके पास आ जाएगा। और ऐसे में उसके परिवार के जो और लोग हैं वो भी उस खेत में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, फैमिली की इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। Now suppose Lakshmi and other farmer produce much more than before. They would also need to sell some for this. For this, they may be required to transport their product to a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crop, or make better rural development, road development, so that many trucks reach everywhere. Several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. This activity can provide production employment to not just farmer but also others such as those in service like transport or trade. Lakshmi's need is not confined to water alone to cultivate the land. She also needs seeds, fertilizer, agriculture equipment, and pump sets to draw water. Being a poor farmer, she can't afford many of these, so she will take to borrow money from money lender and pay a high rate of interest. If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all this in time and cultivate her land. This means that along with water we also need to provide cheap agriculture credit to the farmer for farming to improve. We will look at some of these need in chapter 3, money and credit. अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोला कि केवल लक्ष्मी को वाटर नहीं चाहिए खेती करने के लिए। इसके अलावा जो किसान होते हैं, जब वो फसल उगाते हैं, जब फसल की कटाई होती है यानी हार्वेस्टिंग होती है, तो उन्हें उस चीज़ मतलब जो भी उनकी फसल है उसको मार्केट तक ले जाना होता है। तो इसके लिए रोड्स अच्छे डेवलप होने चाहिए ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपने जो भी प्रोडक्शन है उसको आराम से ईजिली जो है वो बाज़ारों तक लेके जा सकें। इसके अलावा जो भी चीज़ें वो उगाते हैं, मान लो गेहूँ हो गया या चावल हो गया, धान हो गया, सब्जियाँ हो गई, फल हो गया, तो वो एकदम से तो बिकेगा नहीं सारा, तो उन्हें क्या चाहिए होता है, उसे स्टोर करने की भी जगह चाहिए, क्योंकि घर में अगर वो स्टोर करते हैं जैसे फल सब्जियाँ ही खराब हो जाती हैं ज़्यादा। इसके अलावा जो अनाज होता है उनमें भी कीड़े लग जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्टोरेज की व्यवस्था कर देगा, स्टोरेज बना दें, तो इससे क्या होगा कि वो अपने जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको वो वहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी उन्हें लगा कि हाँ मार्केट में अच्छा रेट आ गया है तो उसको निकाल करके वहाँ से वो बेच सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे जो है एम्प्लॉयमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो लक्ष्मी जैसे फार्मर्स होते हैं उन्हें केवल पानी ही नहीं चाहिए खेती करने के लिए, बीज चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, ठीक है, पंप सेट चाहिए और अदर इक्विपमेंट चाहिए। तो इसके लिए वो क्या कर उन्हें मजबूर होना पड़ता है भाई, अगर बैंक से उन्हें लोन मिल जाए तो वो उन्हें कम रेट पे लोन मिलेगा और वो मतलब जो उनका कॉस्ट है मतलब खेती करने का वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हें वो चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं तो वो क्या करते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं। जो अगर गांव से किसी भी व्यक्ति, साहूकार से मान लो या ट्रेडर से, किसी से भी अगर वो पैसे लेते हैं तो वो जनरली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको पैसे देते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी फसल कटती है तो सबसे पहले उन्हें जो भी उन्होंने कर्जा लिया होता है वो उनको लोन पे आउट करना पड़ता है, और वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कि उन्हें कुछ बचता नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, वो एक तरीके से कर्जे के जाल में फंसते चले जाते हैं। अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। तो ऐसे में जो छोटे किसान हैं या जो किसान है, अगर वो वहाँ से लोन लेते हैं तो उन्हें जो खर्च है, जो एक्सपेंस है वो क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा, और उससे उससे उनकी इनकम जो है वो बचना स्टार्ट हो जाएगी। Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote, and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. Sorry. अब इसके अलावा थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप रूरल एरियाज़ में, सेमी रूरल एरियाज़ में ऐसे ऑप्शंस ढूंढिए जहाँ पर जो है वो लोकल इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है।
ताकि लोग वहाँ पर काम कर सकें. फॉर इंस्टांस सपोज मैनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकन पी पल्स क्रॉप. Setting up a dal mill to procure and process these and sell in the city is one such example. इसमें एक एग्जाम्पल, जैसे दाल उगाई जाती है गांव में, तो दाल का प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकती है जहां पर दाल को साफ करके पैक किया जाएगा और उसे शहरों में फिर बेचा जाएगा. इसके अलावा ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर टू स्टोर देयर प्रोडक्ट लाइक पोटैटो एंड अनियन एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड. अब एक और ऑप्शन क्या है कि कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए ताकि जो जो चीज़ें खराब होने वाली हैं उनको वहाँ रखा जाए और जब उनकी कीमत बढ़ जाए तो उसको बाज़ार में बेचा जा सके. इन द विलेज नियर फॉरेस्ट एरिया वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर व्हेन फार्मर कैन कम एंड सेल वाइड हनीज. It is also possible to set up industries that process vegetable and agriculture produce like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in the outside market. This will provide employment industry located in the semi-rural areas and not necessarily in the urban areas. इसके अलावा मतलब वेजिटेबल प्रोसेस यूनिट लगाई जा सकती है जिससे कि गांव में ही लोगों को काम मिलेगा करने के लिए. डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू द एज of 5 to 29 years. Out of this, only 51% are attending educational institute. The rest of are not. They may be home. They may be at home, and many of them may be working as a child labor. इसके अलावा हमें एक डेटा दिया हुआ है कि लगभग भारत में जितने भी बच्चे हैं, मतलब 5 से 29 साल के जो लोग हैं, बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, उसका केवल 51% जो है वो बच्चे स्कूल जाते हैं, बाकी जो है वो नहीं जाते हैं. एज अ वो चाइल्ड लेबर काम कर रहे होते हैं या उनके पास स्कूल जाने का मतलब गांव में स्कूल नहीं है, बहुत दूर है, सेफ्टी पर्पज से भी लोग नहीं भेजते हैं. तो ऐसे में क्या है, इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग, मोर टीचर एंड मोर स्टाफ. अगर ये बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो हमें ज़्यादा स्कूल्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होगी. और स्टडी कंडक्टेड बाय द और erstwhile planning commission, now known as the Niti Aayog, estimate that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. अब देखो कितनी बड़ी बात है कि अगर एजुकेशन सेक्टर को ही सही से डेवलप किया जाए तो 20 लाख नौकरियां जो है केवल एजुकेशन सेक्टर में अवेलेबल है अभी भी. Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. These are some way by which jobs could be created, and we would also be able to address the employment important aspect of development talked about in chapter 1. इसके अलावा अगर हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए तो हमें ज़्यादा डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होगी. और जैसे कि हमें पता है कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही किसी भी देश के डेवलपमेंट में की रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए इन दोनों ही सेक्टर्स में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की. एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया. इट कुड बी टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विस लाइक IT. Some of these would require proper planning and support from the government. For example, the same study of the planning commission say that if the tourism as a sector is improved every year, we can give additional employment to more than 35 lakh. इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं. तो अगर इन सेक्टर्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाए तो बहुत सारी जो है जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं. We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. For the short term, we need some quick measures. Recognizing this, the central government in India made law implementing the right to work. अब जो हमने इतने सारे सजेशंस पढ़े हैं इनमें बहुत टाइम लगेगा, तो लेकिन लोगों को काम तो तुरंत चाहिए भाई काम करने के लिए. तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं, जो 2005 में शुरू हुआ था. तो अब ये क्या है ज़रा हम अपने नोट से देख लेते हैं.
मनरेगा, जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये क्या था, मनरेगा वॉज इनैक्टेड इन 2005, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। जिसका एम क्या है, विच एम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डेज इन अ ईयर। जिसका मेन एम है कि पूरे साल में मतलब 365 दिन होते हैं, लेकिन उसमें से 100 दिनों का जो है एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट लोगों को देगी। इफ इट इज़ फेल टू डू सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती है तो लोगों को क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। यानी कि उन्हें काम मतलब उन्होंने मान लो एक एप्लीकेशन दिया, ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन होता है, ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर जो भी लोग काम करना चाहते हैं वो जाते हैं और पूरा फॉर्म फिल करते हैं। फिर उन्हें बोलते हैं कि आपको 15 दिन के अंदर बुला लिया जाएगा। मान लो ऐसा होता है कि 15 दिन के अंदर उन्हें नहीं बुलाया जाता है और उन्हें गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती है, तो उन्हें बिना काम के पैसे मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, तो ये किसके अंडर स्टार्ट किया गया है, राइट टू वर्क, कि लोगों को क्या है, काम का अधिकार है, तो इसलिए उसके अंडर ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। ओके, थैंक। अब बाकी का जो दो टॉपिक है आपका, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। और आई होप आपको ये वीडियो समझ आए, यूज़फुल लगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।